हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को विद्यालय अध्यापक परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 सामान्य अध्ययन अध्यावार सॉल्व पेपर्स का दूसरा पार्ट्स अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आधुनिक भारत से शुरू करेंगे हम लोग। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये इलाहाबाद की संधि थी, सुगौली की संधि थी, बेसिन संधि थी या सालवाई की संधि थी? तो ये कौन सी संधि थी? ये इलाहाबाद की संधि थी। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की 1965 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेज को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये 1632 ईस्वी में किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1859 के भारतीय उत्प्रास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति की चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यही आंसर होगा इसका। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका भी डिस्कशन किए हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों या स्लीपरों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई। इसके बाद देख लेते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो अपने आप को क्या किया? नायब, जिसे उप भी कहा जाता था, घोषित किया।
4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों को प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। नेक्स्ट है, किस निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो किसने की थी? अफगान ने सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर के द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसका कौन सा कारण हो जाएगा? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी होगा। तो आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1857 की विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों के से समर्थन का अभाव, साधनों का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट, ये सभी कारण था असफल होने का। किसका? 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अब अनजान आंदोलन भी देख लेते हैं 1757 से 1857 तक। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? किसने किया था? 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार की संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किसने किया था? 1855-56 में बिहार की संथालियों ने किया था। 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था?
तो ये अभी इससे पहले हम देखे हैं सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के द्वारा किया गया था। सिद्धू कान्हू चांद और सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका डिस्कशन हम पहले ही देख चुके हैं, जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध सिद्धू और कान्हू थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे मुख्य रूप से कहा जाए तो। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन जो है 1882 में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? अभी जस्ट हम पढ़े हैं सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ, तना भगत आंदोलन हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हुआ? उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह था, जो 30 जून 1855 था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 में हुआ। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तना भगत आंदोलन 1914 से 20 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उरांव थे। नेक्स्ट है, तना भगत आंदोलन संबंधित था। तना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये आदिवासियों के आंदोलन से संबंधित है। दलित आंदोलन से, किसान आंदोलन से, ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। तना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार, वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो कब कौन हुआ था? वहाबी आंदोलन में। वहाबी आंदोलन में हुआ था। वहाबी आंदोलन में लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। भारत में शिक्षा का विकास। नेक्स्ट क्या देखते हैं? भारत में शिक्षा का विकास। अठारह सौ 17 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये डेविड हेयर ने किया था। किसने किया था? डेविड हेयर ने किया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इसमें से कौन था? कौन था इसमें से प्रथम भारतीय? सत्येंद्र नाथ ठाकुर था। कौन था? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। कब तक रहे? 30 सालों तक। वुड के
चौवन के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा है, इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो ये दोनों सही हो जाएगा। और इसमें कौन सा सही है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। वुड के 1854 के प्रश्न के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हो। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो कौन थे भाई? अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में विपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्रों के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो किसके द्वारा किया? अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। नेक्स्ट है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित था? तो किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचित था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। एक दो किताब के नाम यहाँ देख लेते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान बाल गंगाधर तिलक, प्रिजन डायरी 1975 ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल किस पत्रिका को? अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया। अल हिलाल को अबुल कलाम के द्वारा किया गया था। कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर के द्वारा किया गया था। जमींदार मौलाना जफर अली खां के द्वारा किया गया था। बंगाल गजट गंगाधार भट्टाचार्य के द्वारा संपादित किया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1930 में, 1931 में, 1940 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये 1931 में हुआ था। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया का किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया पत्रिका का संपादन। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे?
यमुना काजी, राहुल संस्कृत्यायन, सहजानंद सरस्वती। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना काजी, राहुल संस्कृत्यायन, स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संस्कृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। नेक्स्ट है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लिखा था। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो ये सब क्या होगा? इसमें सही उत्तर का चिन्ह 1, 2, 3 तीनों सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों का नियंत्रित करना था। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? कौन है भाई? कालिंकर दत्त ने। कालिंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कालीकिंकर दत्त है। इसका प्रकाशन 1957 में KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्रों से संबंधित थी? कौन थी? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? ये धर्मपाल ने लिखा था। किसने लिखा था? धर्मपाल ने लिखा। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला में हुआ था। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? किसमें किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज फ्रांस के दार्शनिक मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया। उपयुक्त अन्य पुस्तक भी मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तक जैसे बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण आदि है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडिया एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु है। इंडियन स्पेक्टर का संपादन भी BS मालवाड़ी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। तो ये क्या होगा? ये उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने, ये इसका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। इसमें सन 1920 से 42 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अभी यहीं तक